हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आने वाला निकट भविष्य के एग्जाम के लिए आप कितना मानसिक तौर पर तैयार हैं? तो देखें, उसी से जुड़ा हुआ संवैधानिक, सांविधिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक बारंबार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक है, कौन सी संस्था असंवैधानिक है। आपने कई बार देखा होगा कि योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो संविधान के द्वारा बहुत सारी संस्था को मान्यता दी गई है, बहुत सारे संस्था जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो उन्हीं सभी शब्दों से आज हम लोग परिचित होते हैं और उसकी स्थापना कब किया गया, तो उससे जुड़ा हुआ वो प्रश्न को हल अच्छी तरह से आप कर सकें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें, एक्यूरेसी के साथ कर सकें, उसी उद्देश्य से मैं एसके कश्यप इस अपना चैनल जिसका नाम है भारत दर्पण, आप उस भारत दर्पण के इस चैनल पर आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सही विद्यार्थी का स्वागत है। और विद्यार्थीगण, यदि पढ़ाई आपको बेहतर लगे कि यह जो भी बतलाया गया वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसकी क्या अहमियत है यकीनन तौर पर इस विषय में आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी है। तो संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, उस संस्था को संवैधानिक संस्था कहते हैं जो संस्था जिस जिस संस्था का उल्लेख संविधान के किसी आर्टिकल, किसी अनुच्छेद में है और उसके द्वारा दिया गया सुझाव को संसद में चर्चा होती है या सरकार के लिए वह आंशिक या पूर्ण रूपेण बाध्य होता है, बाध्यकारी होता है, वैसी संस्था को संवैधानिक संस्था कहते हैं। जिसे चलिए, निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। इसका गठन किया गया था 25 मार्च 1950 को, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। तो निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है क्योंकि निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 324 में आता है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग के साथ अन्य भी जुड़ा हुआ यह एक स्वायत्त शासी ऑटोनॉमस संस्था है, स्वयं से शासित। जो इसे उत्तरदायित्व दिया गया, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन कैसे करेगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, ये स्वयं निर्माण करेगा, अपने अधिकार का निर्वहन स्वयं करेगा, स्वायत्त शासी। इसके मामले में न तो कोर्ट का हस्तक्षेप होगा, न संसद हस्तक्षेप करेगी। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था भी है। अर्ध न्यायिक, सेमी जुडिशियल, अर्थात जो ये अपने लिए काम करेगा, यदि उस काम में किसी प्रकार का अड़चन होता है, व्यवधान पैदा होती है, तो उसका निपटारा स्वयं करेगा, उसकी जांच स्वयं करेगा और अपने अधिकार के तहत दंडित करने का भी काम करेगा। तो निर्वाचन आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑटोनॉमस और सेमी जुडिशियल संस्था के रूप में काम करती है। तो निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। इसी प्रकार चलिए, ये नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये क्या बोलते हैं, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये भी संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संविधान का अनुच्छेद 148 के आधार पर होता है। और निर्वाचन आयोग की तरह यह भी स्वायत्त शासी संस्था है, यह भी ऑटोनॉमस संस्था है और संवैधानिक संस्था तो है। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन स्वायत्त शासी ऑटोनॉमस संस्था है? निर्वाचन आयोग भी ऑटोनॉमस संस्था है, CAG भी ऑटोनॉमस संस्था है, इसके अलावा स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी ऑटोनॉमस संस्था है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑटोनॉमस, सुप्रीम कोर्ट तो खैर पूरी तरह न्यायिक संस्था है, जुडिशियल संस्था है ही। ये दोनों सेमी जुडिशियल और ऑटोनॉमस, सुप्रीम कोर्ट ऑटोनॉमस और जुडिशियल संस्था है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय,
या उसे ही बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिसका गठन अनुच्छेद 124 के आधार पर होता है। यह भी एक संवैधानिक संस्था है। इसके अलावा वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, जिसका गठन अनुच्छेद 280 के आधार पर होता है। तो वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग भी स्वायत्त शासी ऑटोनॉमस संस्था है और वित्त आयोग भी अर्ध न्यायिक संस्था है, अर्ध न्यायिक सेमी जुडिशियल संस्था है। तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के आधार पर होता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निर्वाचन आयोग का सदस्य को निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। यह 3 सदस्य का होता है। तीनों निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जो नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक काम करता है। सीएजी यह एक सदस्यीय आयोग होती है। जिसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और ये भी नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक काम करता है। इसी प्रकार चलिए आइए संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जिसका गठन अनुच्छेद 315 के आधार पर किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग भी एक स्वायत्त शासी, हाँ ये अर्ध न्यायिक संस्था नहीं है, ये भी एक स्वायत्त शासी, स्वयं से शासित होने वाला स्वायत्त शासी संगठन है, ऑटोनॉमस संगठन। निर्वाचन आयोग की तरह ही संविधान लागू होने के पहले ही इसे लागू किया गया। इसे तो खैर भारतीय संविधान के आधार पर लागू किया गया, लेकिन इसे अंग्रेजी हुकूमत के काल में 1919 के अधिनियम के आधार पर या ली आयोग के सिफारिश पर 1919 के अधिनियम के आधार पर 1926 में ही पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। यह भी एक संवैधानिक और स्वायत्त शासी संस्था है। इसी प्रकार देखिए अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल, जिसका गठन पहली बार 1990 में सरकारिया आयोग के सिफारिश पर, जिसका गठन 1990 में सरकारिया आयोग के सिफारिश पर किया गया, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्य का मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री इसके मेंबर होते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद ये भी अनुच्छेद 263 के आधार पर इसका गठन किया गया। यह भी एक संवैधानिक संस्था है। तो निर्वाचन आयोग, सीएजी, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, ये सभी के सभी जो है ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है और सबके लिए देखिए अनुच्छेद है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। तो ये हुआ आपके महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था और अनुच्छेद सहित इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि मतदाता दिवस के रूप में पूछता है तो इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं उसकी भी जानकारी आपको दे दी गई। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित कौन सी संस्था अर्ध न्यायिक संस्था है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्वायत्त शासी संस्था है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था है। ये देखिए आपके संवैधानिक का उल्लेख किया गया। इसी प्रकार देखिए संवैधानिक तो स्पष्ट हो गया। अब हम लोग देखें सांविधिक संस्था। चलिए संवैधानिक में कुछ और संस्थाएं हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। उस संस्था का नाम आपको संवैधानिक संस्था में एससी आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग, 65वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना है 65वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में
शुरू में तो एससी और एसटी दोनों साथ था। एससी एसटी आयोग का गठन किया गया था और इसे संविधान का अनुच्छेद 238 में रखा गया। यह भी संवैधानिक, क्योंकि संविधान में संशोधन करके एससी एसटी आयोग का गठन किया गया, बाद में फिर से उसमें संशोधन किया गया, तो यहाँ पर जो है एससी आयोग को अलग कर दिया गया, एसटी आयोग तो पुनः किया गया 89वां संविधान संशोधन अलग से किया गया और 89वां संविधान संशोधन करते हुए एससी आयोग से एसटी आयोग को अलग कर दिया गया। अब जो है दोनों अलग अलग आयोग हो गई, पहले एक था और इसे संविधान का अनुच्छेद 238 ए के अंतर्गत रखा गया। यह भी संवैधानिक आयोग, यह भी संवैधानिक आयोग है। फिर चलिए वर्तमान समय में ओबीसी आयोग का गठन किया गया। ओबीसी आयोग का गठन 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन के द्वारा 2018 ईस्वी में किया गया और इसे संविधान का अनुच्छेद 238 बी के अंतर्गत रखा गया। ये तीन संस्था, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति, से इसका 89 में जगह पर 90 में काम शुरू किया, गठन ये काम जो शुरू किया 1990 में। तो एससी आयोग, एसटी आयोग और ओबीसी आयोग, ये तीनों आयोग एससी एसटी और ओबीसी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 238, 238 ए, 238 बी, और ये तीनों संस्था जो है संवैधानिक संस्था तो है ही, साथ ही ये तीनों संस्था स्वायत्त शासी, तीनों संस्था स्वायत्त शासी संस्था भी है, अर्थात तीनों ऑटोनॉमस संस्था भी। तो स्पष्ट हो गया कि संवैधानिक किसको कहते हैं। संवैधानिक संस्था वो हुआ जिसका संविधान के किसी आर्टिकल या किसी अनुच्छेद में उल्लिखित है और वह बाध्यकारी है। उसके रिपोर्ट को संसद में विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए रखा जाता है। उसके रिपोर्ट के आधार पर सिस्टम में सुधार किया जाता है। अब इसे संविधान का देखिए अनुच्छेद 326, मत देने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद तो है, लेकिन वह राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं। उसी प्रकार 73वां संविधान संशोधन के पहले पंचायती राज अनुच्छेद 40 संविधान में तो उल्लेखित था, लेकिन पंचायती राज वह संवैधानिक संस्था नहीं थी। तो ऐसे संविधान, क्योंकि वो दोनों क्या था, अनुच्छेद 40 हो या अनुच्छेद 326 हो, मानना या न मानना आपकी मर्जी, मन है वोट दीजिए, न मन है वोट नहीं दीजिए, वो बाध्यकारी नहीं। तो संविधान में तो है लेकिन वो बाध्यकारी नहीं, इसलिए वो संवैधानिक नहीं कहलाता। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है जिसका संविधान में उल्लेख हो, संविधान के किसी अनुच्छेद में उसका प्रयोग हो, वो संवैधानिक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो संवैधानिक संस्था के बारे में आप अब देखिए समीक्षा का ईस्वी सन सहित 65वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 238, 238 ए, 238 बी, स्वायत्त शासी ऑटोनॉमस संस्था, ये सभी कैसे काम करेगा उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। ये था संवैधानिक संस्था। अब इसी संवैधानिक के बाद आइए सांविधिक संस्था। सांविधिक अर्थात लीगली, ये तो हो गया। अब आइए हम लोग इस पर विचार करें, लीगली संस्था, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं, संविधान के किसी अनुच्छेद में उसे जोड़ा नहीं गया है, लेकिन संसदीय कानून, संसदीय अधिनियम, संसदीय अधिनियम पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत उसका निर्माण किया गया, उसे बोलते हैं सांविधिक। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये केवल लीगली है। तो सांविधिक नाम में देखिए मिलता जुलता शब्द, सांविधिक को वैधानिक या कानूनी संस्था भी बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्था है। उसी संस्था में चलिए सबसे पहले 1964 में संथानम समिति के सिफारिश पर, याद रखिएगा इसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, संथानम समिति के सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया।
ये किसका? केंद्रीय सतर्क तो संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया और इस संथानम समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया 2003 ईस्वी में। इसे संसद ने अधिनियमित किया, संसद ने इसे कानून के रूप में पास किया। तो संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद ने इसे कानून के रूप में अधिनियमित किया। तभी प्रश्न पूछेगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसका मूल काम क्या है? इसका मूल काम है उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, कंट्रोल में लाना। उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार, जो IAS IPS सचिव रैंक के अधिकारी हैं, उसके भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए सरकारी कर्मचारी के उच्च पदस्थ पदाधिकारी, उसके लिए इसका गठन किया गया। 1964 में संथानम समिति के सिफारिश पर 2003 में इसे वैधानिक दर्जा, संवैधानिक नहीं वैधानिक दर्जा दिया गया। संसद ने इसके लिए कानून बनाया। उसी प्रकार चलिए 1988 में सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की स्थापना जानकी रमन समिति, सेबी की स्थापना जानकी रमन समिति के सिफारिश पर सेबी की स्थापना की गई। बाद में सी रंगराजन आयोग ने भी इस बात की सिफारिश किया। सी रंगराजन समिति ने भी सेबी की गठन करने की सिफारिश किया और 1992 में सेबी को वैधानिक दर्जा, कानूनी दर्जा दिया गया। फिर संविधान में संशोधन नहीं किया गया, बल्कि संसद ने कानून बनाकर इसे अधिनियमित किया। तो सेबी भी कैसी संस्था है? तो सांविधिक संस्था है। 1956 में बनाया गया क्षेत्रीय परिषद। अब क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल का गठन किया गया 1956 में, तब किया गया जब संविधान में 7वां संविधान संशोधन चल रहा था। लेकिन इसके लिए संशोधन नहीं हुआ, ये केवल संसदीय अधिनियम के द्वारा तैयार किया गया। वर्तमान में तो 6 क्षेत्रीय परिषद हैं, तब 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। बाद में 1972 में एक और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद है। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन संविधान में संशोधन के द्वारा नहीं, बल्कि संसदीय अधिनियम के द्वारा, इसके लिए कोई अनुच्छेद नहीं है। तो क्षेत्रीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद संवैधानिक है, जबकि क्षेत्रीय परिषद सांविधिक संस्था है। इसके अलावा देखिए और आयोग, जिसे कि था भी आपने पढ़ा, SC आयोग, ST आयोग, उसी प्रकार कई अन्य आयोग, SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग जहां संवैधानिक संस्था है, वहीं 1993 में स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह एक सांविधिक संस्था है। 1992 में गठित राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी एक सांविधिक संस्था है। 1992 में ही गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, और 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसे 102वां संविधान संशोधन के द्वारा, पहले वो सांविधिक संस्था थी और 102वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था का दर्जा दे दिया गया। ये अब ये तो रहा नहीं। तो 1993 में गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 1992 में गठित राष्ट्रीय महिला आयोग, 1992 में गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये सब सारी सांविधिक संस्था है। सबको संसद ने अधिनियम के द्वारा, संसदीय अधिनियम के द्वारा, पार्लियामेंट्री एक्ट के माध्यम से इसे पास किया गया। तो सांविधिक संस्था हुई।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, क्षेत्रीय परिषद, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अलावा 2000 ईस्वी में गठन हुआ IRDA, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी। ये भी एक सांविधिक संस्था है, यह भी एक सांविधिक संस्था है। इसी प्रकार CBI, वो भी एक सांविधिक संस्था है, इसका गठन हुआ था 1963 में। तो CBI यह भी एक सांविधिक संस्था है। तो CBI कैसी संस्था है? सांविधिक संस्था है। सेबी कैसी संस्था है? सांविधिक संस्था है। IRDA कैसी संस्था है? सांविधिक संस्था है। तो ये हुआ संवैधानिक और सांविधिक। संसद के द्वारा बनाया गया कानून, संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया कानून, लेकिन संविधान के इसी प्रकार। चलिए एक और काफी फेमस, लोकपाल। लोकपाल का गठन का पहला प्रस्ताव 1968 में संविधान ये संसद में शांति भूषण, प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने उसे विधेयक के रूप में पेश किया था, पहली बार 1968 में, और पास हुआ 2013 में। लोकपाल जिसका शब्द होता है ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन, सबसे पहले 1809 ईस्वी में स्वीडन में यह पास किया गया। लोकपाल शब्द का पहला प्रयोग जो किया गया था लक्ष्मीमल सिंघवी ने पहली बार लोकपाल शब्द को प्रयोग में लाया। और लोकपाल का विचार किसने दिया? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। उसने लोकपाल का गठन करने का सुझाव दिया। अब तक 2 बार प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया, पहला बार 1966 में, पहली बार 1966 में इसका गठन किया गया, और उसके बाद दूसरी बार 2006 में गठन किया गया। वीरप्पा मोइली उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो अब तक केवल 2 बार प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, पहला बार मोरारजी देसाई, और इन्होंने ही दिया था लोकपाल गठन करने का, ताकि उच्च स्तर पर प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, बड़े जो उच्च पदस्थ पदाधिकारी हैं, उन पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए स्वीडन की ओम्बुड्समैन की तरह लोकपाल का गठन करने का। तो लोकपाल जो 2013 ईस्वी में बना, जिसके पहला अध्यक्ष हुए पिनाकी चंद्र घोष, यह भी सांविधिक संस्था है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया, संविधान के किसी अनुच्छेद में इसे नहीं जोड़ा गया। ये भी एक कैसी संस्था है? तो सांविधिक संस्था है। तो लोकपाल का गठन कब हुआ? 2013 में। पहली बार कब आया? 1968 में। पास नहीं हो सका। लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने किया। लोकपाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बोलते हैं? ओम्बुड्समैन। इसको सबसे पहले कहाँ लाया गया? तो 1809 ईस्वी में स्वीडन में लाया गया। तो ये हुआ। तो ये सभी संस्था जो है, इसका चलिए विधि आयोग, जिसका गठन पहली बार 1955 में किया गया। 1955 में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया। यह भी एक सांविधिक संस्था है। तो ये आपका रहा सांविधिक। तो जितनी संस्था है आप निकालकर क्वेश्चन देखते होंगे, बनाते होंगे प्रैक्टिस बुक के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। ये देखिए तमाम शब्द जो है आपका आता होगा, कब इसका स्थापना हुआ या किस समिति के सिफारिश पर गठन हुआ, ऐसे शब्द से बराबर आपको सामना करना पड़ता होगा। ये तमाम शब्द से भली भांति आप परिचित हो चुके होंगे। एक साथ तमाम संवैधानिक सांविधिक संस्था से आप परिचित हो गए। मुझे लगता है कि ये काफी उपयोगी, और यदि विद्यार्थीगण उपयोगी, आपको मेरे उपयोगी लगने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना है, आपको अनुभव हो चुका होगा तैयारी करते करते कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपको उपयोगी लगता है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। और अक्सर हाँ विद्यार्थी पता नहीं जो भी कारण रहा हो इसमें चूक जाते हैं, तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला शब्द आता है, वो है गैर संवैधानिक, जिसका संविधान में न तो कोई उल्लेख है, न ही संसदीय अधिनियम के द्वारा इसे अधिनियमित किया गया है, न ही संसद ने कानून बनाया, न ही संविधान में उल्लेख है। लेकिन
यह संघ का मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल के आदेश से इसका गठन किया गया। और पूरी तरह जैसे वैधानिक संस्था काम करती है उसी प्रकार ये संस्था काम करेगी। वैधानिक संस्था की तरह ये पूरी संस्था काम करेगी। तो इसका क्या है, गैर संवैधानिक में चलिए सबसे पहला नाम रखिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। यह कैसी संस्था है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। न तो इसका संविधान में कोई उल्लेख है और न ही इसे संसद के अधिनियम के द्वारा तैयार किया गया, लेकिन योजना आयोग कभी सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता था। चलिए फिर जो है 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया नीति आयोग। यह भी गैर संवैधानिक संगठन है जिसका न तो संविधान में उल्लेख है और न ही इसे संसद के अधिनियम के द्वारा तैयार किया गया। केवल प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय आदेश, ये जवाहरलाल नेहरू, ये आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा मंत्रिमंडलीय आदेश से इसको तैयार कर दिया गया और पूरी तरह उसके रिपोर्ट को उसके तैयार किया गया। कार्य योजना को देश में लागू की जाती, संसद में भी उस पर चर्चा परिचर्चा कुछ होती है। तो नीति आयोग, योजना आयोग। और चलिए इसके बाद जो है गैर संवैधानिक संगठन में 1964 में स्थापित राष्ट्रीय एकता परिषद, ये भी गैर संवैधानिक संगठन है जिसका न तो संविधान में उल्लेख है। राष्ट्रीय एकता परिषद की 2013 के बाद कोई बैठक भी नहीं हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और 100 बुद्धिजीवी, पत्रकार, उद्योगपति, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, इतिहासकार, साहित्यकार जैसे प्रबुद्ध वर्ग को इसमें शामिल करते हैं और उनसे सलाह मशविरा राय विचार होती है कि राष्ट्र की समस्या जो है कैसे उसको समाधान किया जा सके, कैसे उस पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके, अलगाववाद, जातिवाद, संप्रदायवाद पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसी प्रकार 1964 में स्थापित राष्ट्रीय एकता परिषद के बाद चलिए और आई जो कि गैर संवैधानिक संगठन के रूप में कर्मचारी चयन आयोग जो एग्जाम लेता है, SSC, जहां लोक सेवा आयोग संवैधानिक स्वायत्तशासी संस्था है, तो ही SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान में न कोई उल्लेख है, न कोई संसद ने इसके लिए अधिनियम पारित किया है, मंत्रिमंडलीय आदेश से जारी कर दिया गया। 1906 अगस्त 1952 को गठित राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्य का CM, केंद्र शासित प्रदेश का CM या लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका मेंबर होता है। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसका मेंबर होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, नीति आयोग, योजना आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सभी जो है आपका गैर असंवैधानिक अर्थात संविधान का उल्लंघन करते हैं, बनाए गए विधि का उल्लंघन करते हैं, संवैधानिक और सांविधिक संस्था का उल्लंघन करते हैं। जैसे बना हुआ कानून है दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज लेना दहेज देना दोनों कानून अपराध है, लेते हैं देते हैं तो वो हो गया असंवैधानिक। तो जो संविधान का जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं उसे कहते हैं असंवैधानिक। ये स्पष्ट हो गया विद्यार्थीगण कि किसको संवैधानिक कहते हैं, किसको सांविधिक कहते हैं, किसको गैर संवैधानिक कहते हैं, किसको असंवैधानिक कहते हैं। कई बार गैर संवैधानिक और असंवैधानिक एक ही शब्द में प्रयोग में लाते हैं, पर्यायवाची, दोनों में स्पष्ट अंतर है। ये था 4 शब्द और इससे जुड़ा हुआ 10-15 संस्थान इस विषय के साथ आपको बतला दिया गया। इस छोटे से वीडियो में गागर में सागर भरने का काम किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और यदि पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।